वरिष्ठतम पत्रकार आदरणीय रमेश नैयर जी, आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी, आदरणीय आशुतोष जी, आदरणीय भाई अरुण वोरा जी, हमारे विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव जी, रीता लोधी जी, आदरणीय हमारे दुर्ग के महापौर आदरणीय भाई प्रदीप सन्याल जी, सतीश गौरी जी, हसमत आलम जी, मनीष चौबे जी, गिरीश राज जी, राज यादव जी, जगजीत विश्वकर्मा जी, प्रवीण कुमार जी, सेजल उपाध्याय जी, भूमिका त्रिपाठी जी, भारती साहू जी, उपस्थित भाई मुकेश चंद्राकर जी, तुलसी साहू जी और तमाम हमारे सब पार्षदगण, सभी पत्रकार साथियों, हमारे आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों युवा साथियों और जिन्हें हमने अभी सम्मानित किया वो सभी विभिन्न क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक भाइयों और बहनों। आदरणीय नैयर जी ने इतिहास के बारे में चर्चा की, हिंदी पत्रकारिता के बारे में, ढिलाई के योगदान के बारे में आपसे चर्चा की। उसके बाद डॉक्टर मुकेश ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, वैश्विक राजनीति और पत्रकारिता के बारे में जो चर्चा की बहुत ऊंचाई पे ले गए और उसके बाद और ऊंचाई में आशुतोष जी ले गए, तो उसके बाद मेरे कहने की कुछ बचता नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है, पत्रकारिता उन दिनों भी कठिनाई के दौर में रहे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बाद में भी संघर्ष करना पड़ा और अब तो संघर्ष अंतहीन दिखाई देता है। तो कड़े किससे लड़े, किसको आईना दिखाएं? ये जो लड़ाई है वो अंतहीन है। क्या बेरोजगारों के लिए लड़े, किसानों के लिए लड़े, कि सरकार को उनके दायित्व बोध कराएं या अपनों से लड़े? ये बड़ी चुनौती आज के पत्रकारिता में दिखाई पड़ता है। एक अंधकार सबके सामने है, सब लोग देख रहे हैं कि असत्य की जीत होती दिखाई दे रही है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में स्थिति वही है जिसके बारे में डॉक्टर मुकेश ने अपनी बातें कही। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक मीडिया हाउस ने कुछ दिनों पहले आओ गांधी ढूंढे, आओ गांधी को ढूंढे एक कार्यक्रम आयोजित किया था। और आज फिर से भिलाई के पत्रकारों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें चर्चा हो रही है कि आज न्यू इंडिया और न्यू मीडिया। ये मीडिया जो शब्द है वो कुछ दशक से ही सुनाई पड़ता है। इसके पहले तो अखबार सुनाई पड़ता था, संपादक और संवाददाता और पत्रकार सुनाई पड़ते थे। और उस दौर के जो संपादक थे जिसका उल्लेख आशुतोष जी ने किया कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार थे जो एक अभियान को, एक आंदोलन को के लिए पत्रकारिता करते थे, एक देश को, समाज को दिशा देने के लिए पत्रकारिता करते थे। और इसी कारण से ये आजादी की लड़ाई के प्रमुख स्तंभ पत्रकारिता हो गया था। और इसीलिए प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को लिया गया। उसके बाद के काल में आप देखें, कोई मीडिया समूह जो किसान के आंदोलन को, किसी वनवासियों के लड़ाई को, किसी बेरोजगार की लड़ाई, श्रमिकों की लड़ाई, कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ शंखनाद करने के लिए पत्रकारिता की जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर मुकेश ने कहा कि इनके अनके के बाद जो बाजारवाद की शुरुआत हुई
और उसके कारण से मीडिया इससे अछूता नहीं रहा। उसके उद्देश्य अलग हो गए और अब का जो युग है वो टीआरपी का युग है, अब का युग है सर्कुलेशन का युग है, अब का युग है तो आपको हिट्स कितने मिल रहे हैं उसका युग आ गया है। और उसमें लोगों को जोर ज्यादा हो गया कि आखिर मीडिया हाउस से भी हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं भैया कि टीआरपी जिसमें मिलेगा उसी को तो चलाएंगे। अब टीआरपी गुजरात के कोर्ट का ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन शाहरुख खान के लड़के के जो टीआरपी है ज्यादा मिलता है तो दिखाएंगे वही ना। नशीली दवाई के लिए पूरे भारत सरकार के जो विभाग है वो पूछे बॉम्बे में पड़ी हुई है। उड़ीसा से टनों टन मेटाडोर में, जीप में, कार में, ट्रक में अभी तक मैं समझता हूं सैकड़ों क्विंटल गांजा हम लोग पकड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। हमारी पुलिस ने पकड़ा है। ये कहां जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। इसकी चर्चा नहीं होती, इसके बारे में कभी मीडिया में बात नहीं होती। आखिर गांजा जाग खपत कहां हो रहा है, इसका उत्पादन कहां हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग कौन लोग कर रहे हैं और खपत कौन लोग कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं। तो क्विंटलों में पकड़ाता है, टनों में पकड़ाते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन जो 10 ग्राम भी ना हो उसकी चर्चा जरूर होती। तो टीआरपी का जमाना है और टीआरपी के साथ साथ जो बात डॉक्टर मुकेश ने कही वो सब आप समझ रहे हैं। पहले तो पत्रकार यदि किसी खबर को खोज के लायक खोजी पत्रकार और संपादक ना छापे तो पत्रकार अपने संपादक से लड़ लेता। यदि आइडियोलॉजी से थोड़ा भी हटने की बात होती थी, मैं रमेश नैयर जी के युग की बात कर रहा हूं, तो वो संपादक है वो नौकरी छोड़ देते थे, लेकिन अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते थे। तब संपादक की पहचान होती थी। आज किसी मीडिया हाउस के संपादक का नाम पूछ लीजिएगा, इसमें से मैं समझता हूं अधिकांश लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन उस समय के जो संपादक थे, आज भी पुराने लोगों से पूछेंगे तो किस मीडिया हाउस का संपादक कौन था, उसके टिप्स में उनको जुबानी याद, क्योंकि वो अपने विचारों से समझौता नहीं करते थे, उसे संघर्ष करते थे, उसे लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज मीडिया हाउस पत्रकार और संपादक से नहीं चलता, संवाददाता से नहीं चलता, बल्कि उसके मालिक तय करते हैं कि कल के अखबार में, कल के टीवी में क्या छपेगा, क्या दिखेगा। और आज का तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में तो आप कुछ उसे आप उसके लिए कुछ कानून बने हैं, उसके लिए कुछ नियम बने हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के लिए कुछ नहीं है। फिर हर आदमी पत्रकार हो गया है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी फोटोग्राफर, हर आदमी पत्रकार है। और इसका जितना दुरुपयोग हो गया है, पहले तो घर में कोई फंक्शन हो जाए तो फोटोग्राफर का इंतजार किया जाता था। अब आजकल तो फोटोग्राफर तो बोलते हटो, पहले मुझे सेल्फी लेने दो, मेरे मोबाइल में पहले फोटो खींचो। तो फोटोग्राफर की काम छिन गया है। और पत्रकारों का भी आजकल सोशल मीडिया में जो बातें डॉक्टर मुकेश ने कही, आशुतोष जी ने कही, आज झूठ का जमाना आ गया है। जिस देश में सत्य की खोज के लिए कितने दर्शन और कितने ग्रंथ लिख दिए गए हैं, और कभी एक दूसरे का कोई हत्या करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि शास्त्रार्थ करते थे। लेकिन अब तो यदि आप विरोध में आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। आप या तो धर्म विरोधी हो जाएंगे या देशद्रोही हो जाएंगे। आप आंदोलन तो करिए, आंदोलनकारियों का समर्थन कर दीजिए,
तो फिर आप पक्का आप पाकिस्तानी समर्थक हैं, चीनी समर्थक हैं, ठलवा हैं, भ्रष्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो सारे तमगे आपके सीने में चिपका दिए जाएंगे। तो आज का जो मीडिया है और पुराने मीडिया में बहुत अंतर आ गया है, लेकिन आज न्यू इंडिया में हमको कदम ताल करके चलने होंगे और उसमें बहुत अच्छी बात हो रही है कि मीडिया हाउस के द्वारा, हमारे पत्रकारों के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आशुतोष जैसे, डॉक्टर मुकेश जैसे, नैयर जी जैसे विचारकों को बुलाकर उसके विचार सुने जा रहे हैं। सत्य कभी प्राचीन नहीं होता, सत्य हमेशा उसके महत्ता बनी रहेगी। और आज भी जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महापुरुष, जिन लोगों ने सत्य की खोज लगातार की, उस रास्ते में वर्तमान पीढ़ी को भी चलना होगा। नहीं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के परदादा मुसलमान थे। आज के जो मीडिया है वो सिद्ध करने में लगा हुआ है। आज नई बातें भी आने शुरू हो गई। उस नई बात में कहा जाता है कि हम सबके जीन्स एक है, हमारे सबके डीएनए एक है, लेकिन फिर अब्बा जान बाद में आ जाता है। तो जो सत्ता में बैठे हैं अब विचार शून्यता की स्थिति में आ गए हैं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ लोग और कुछ बात करते हैं, लेकिन सवाल इस बात पे हिंदू राष्ट्र बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताइए कि जाति के आधार पे बनेगा कि श्रम के आधार पे बनेगा। जिस श्रम को भगवान शिव ने, जिस श्रम को भगवान कृष्ण ने, जिस शिव को हमारे ऋषि मुनियों ने, जिस श्रम को महात्मा गांधी ने स्थापित किया है, क्या उस श्रम के आधार पर आप बनाना चाहते हैं? जिसकी स्थापना भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से नेहरू जी ने किया, और वहां जो चौक है उस चौक में लिख दिया गया श्रम एव जयते, यहां श्रम की पूजा की जाती है। और इसीलिए भिलाई को मिनी इंडिया के रूप में हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। ये भिलाई ऐसी जगह है जहां सभी प्रांत के लोग रहते हैं, सभी देश के जितने भी जिले हैं वहां के लोग यहाँ निवास करते हैं, सभी भाषा भाषी धर्म मानने वाले लोग भिलाई में रहते हैं और भाईचारा और प्रेम के साथ रहते हैं, इसलिए इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। इन लोगों से एक सवाल तो कर दीजिए, आज देश में अभी आशुतोष जी ने कहा ना शास्त्रार्थ करना है, तो सवाल पूछे जाएंगे। बुद्ध के समय भी सवाल पूछे जाते थे, उस समय भी शास्त्रार्थ होता था, लेकिन अब सवाल पूछना अपराध है, आप सवाल नहीं कर सकते। और वो सवाल करेंगे महात्मा गांधी से, वो सवाल करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, इनसे सवाल करते हैं, वो तो आएंगे नहीं और हम सवाल हमसे पूछे जाते हैं। और यदि हम जो सत्ता से बैठे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं तो फिर हम अपराधी हैं। फिर आईटी, ईडी, सीबीआई, वो सारे आप सवाल तो पूछ दे। अभी हमारे यहाँ भी घटना घटी, लखीमपुर की घटना भी घटी, तो पत्थर गांव में घटना घटी। यहां भी उसी प्रकार से एक गाड़ी ने, 4 पहिया गाड़ी ने जो जुलूस है उसको रौंद दिया, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। लखीमपुर में जानबूझकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, रौंद दिया गया। यहां भी लोग गए, आंदोलन किए, वही लोग हैं जो वहां सत्ता में हैं। हमको वहां जाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री लखनऊ में आम सभा कर रहे हैं,
आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट में 3 घंटा 4 घंटा बिठा कर रख दिया गया, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया। और यही पत्थर गांव में उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से दशहरा की रात से ही धरना में बैठे रहे, आखिरी तक बैठे रहे, हमने नहीं रोका। फर्क ये है, सिलगेर की घटना घटी, वहां गोलियां चली, 3 लोग की मृत्यु हुई। क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या एनजीओ, क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को हमने जाने से रोका? हमने पूरी सुरक्षा की, जो नक्सल क्षेत्र है, चलिए अब जहां तक जा सकते हैं। हालांकि वहां तक कोई नहीं पहुंचा, जाना भी नहीं चाहते। वो सिलगेर की घटना है, टर्रेम से लौट के आ गए, लेकिन हमने पूरी सुरक्षा दी। अब चलिए, अब उन लोगों को बुला के भी बात की, आप अपनी बात तो रखिए। और बात सुनने में तकलीफ क्या है? लेकिन लखीमपुर में जहां प्रियंका गांधी 4 घंटे तक गिरफ्तार करके डिटेन करके रखा जाता है, जिसे बताया भी नहीं जाता कि क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई, एक मुख्यमंत्री को बिठा जमीन में बिठा के 4 घंटा आप रखते हैं। और आप जब विपक्ष में हैं तो आप विपक्षी धर्म निभाएंगे, अच्छी बात है, आप विपक्षी धर्म निभाइए, लेकिन जब सत्ता में हैं वो चरित्र आपका कैसा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आदरणीय साथियों, बहुत लंबी बात हो चुकी है, लेकिन मैं मानता हूं अंधकार कितना भी गहरा हो, घना हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण है वो दूर से दिखाई देती है। इस प्रकाश को, इस दीपक को जलाए रखना है, जो पत्रकारिता के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आपको जलाए रखना है, ताकि समाज को, देश को दिशा मिल सके। और उसी की गिनती होती, उसी की याद किया जाता है जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता है, उसी को याद रखते हैं। बचत चाटकार लोगों को, वो अंग्रेजों के समय जो उन्होंने चाटकारता की, क्या आज चाटकारता करते हैं, उसे कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए इस दीपक को जलाए रखने की जो जिम्मेदारी हमारे साथियों ने ली है, जो इस मंच में बैठे हैं, जो आयोजक किए हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए हम आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देश के किसी भी कोने में यदि भिलाई का कोई, छत्तीसगढ़ का